वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और आइए अब सोने की बात करते हैं, सोने के गहनों की बात करते हैं। भारतीयों का सबसे पसंदीदा निवेश का विकल्प सोने के गहने। और जितने भी आप चाहें सोने के गहने पसंद करते हो, जिस भी तरह के सोने के गहने आपके पास हो, भले ही गिफ्ट के तौर पर आपको मिले हो या आपका पुश्तैनी सोना हो या आपने खुद खरीदा हो, जब इसको बेचने जाते हैं तो क्या कहते हैं टैक्स इम्प्लीकेशंस और किस तरह से आपको ये टैक्स की गुत्थी सोने के गहनों को लेकर समझनी चाहिए, आज इसी मुद्दे को हम लेकर आए हैं शो पर। मेरे साथ सुधीर कौशिक, को फाउंडर CEO taxpanel.com भी जुड़ गए हैं। सुधीर जी, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और आपके लिए तो ये बहुत छोटा सा मुद्दा होगा, लेकिन ये एक ऐसा भी मुद्दा है जिसको लेकर जानकारी बहुत कम है और लोग अक्सर इंफॉर्मेशन को मिस आउट कर देते हैं और उसके बाद उनको समझाना पड़ता है, वरना उनको साल के अंत में जब वो रिटर्न वगैरह फाइल कर रहे होते हैं तब ये बातें समझ में आती हैं। तो सोने के गहनों पर जब उन्हें आप बेचने जाते हैं तो किस तरह से टैक्स लगता है? सबसे पहले तो मुझे बताइए कि सोने का जो आप स्रोत है, जिन गहनों की हम बात कर रहे हैं, वो आपको गिफ्ट के तौर पर मिले हो। बहुत सारी ज्वेलरी पासिड ऑन ज्वेलरी होती है, जो पुश्तैनी ज्वेलरी होती है, माँ ने बेटी को दी है, सास ने बहू को दी है, इस तरह की ज्वेलरी भी होती है। तो इस ज्वेलरी को टैक्स के नजरिए से अगर हमें देखना हो तो कहाँ, किस ब्रैकेट में आता है ये सब? तो थैंक यू। जो सोना है वो आजकल क्योंकि शादियों का दौर है, तो एक मेरे ख्याल से बहुत ही सही आपने विषय लिया है लोगों के लिए। तो सोने को जब हम अपने इनहेरिटेंस में लेते हैं, यानी कि मैंने अपने पिताजी या अपने जो पेरेंट्स हैं या दादा दादी से लिया है, तो वो सोना जिस दिन से उनके पास था उस दिन से मेरे पास वो होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट होता है। क्योंकि अब 3 साल के अंदर अगर आप सोना बेचते हो तो वो शॉर्ट टर्म है, और 3 साल के बाद बेचते हो तो वो लॉन्ग टर्म है। तो एक तो ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें सोना बेचना ना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि बेचने पे कहीं ना कहीं तो टैक्स लगता है। तो इसलिए अगर नहीं बेच रहे हैं तो अच्छा है, उसकी जगह लोन भी ले सकते हो जब थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई रिक्वायरमेंट है। और अगर एक्सचेंज वगैरह करा रहे हो तो उसमें कितना एक्सचेंज करा रहे हो देखना है। अब अगर आपने इन जो सोना लिया है, गोल्ड, फिजिकल गोल्ड की बात कर रहे हैं, गोल्ड के भी कई प्रकार होते हैं। आजकल गोल्ड लोग ई गोल्ड भी रखते हैं, डिजिटल गोल्ड वगैरह, वो मैं आगे बताता हूं आपको। उसके लिए फिजिकल गोल्ड जो है वो मेरे को अगर मेरे परिवार से मिला है तो मिलने पर तो कोई टैक्स नहीं है। अगर मुझे मिल रहा है तो उस गिफ्ट पे कोई टैक्स नहीं है। फैमिली में, रिलेटिव्स में कभी भी मिले, अदर देन रिलेटिव कोई मुझे गोल्ड देता है, अदर देन माई फैमिली जो है, दादा दादी नाना नानी या जो पापा मम्मी है, भाई बहन है, उनके अलावा कोई गोल्ड देता है शादी के मौके पर, तो टैक्स नहीं है ऑन माई मैरिज। लेकिन इसके अलावा किसी ने मुझे 50,000 से ज्यादा गोल्ड साल में दिया तो मेरी अदर इनकम में मेरे टैक्स स्लैब के साथ ऐड होगा। एक तो फिजिकल गोल्ड की बात कर रहे हैं हम, अगर उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है और वो मेरा रिलेटिव नहीं दे रहा है, हाँ, और वो मेरी शादी का मौका भी नहीं है, तो शादी के मौके पर किसी को सोना मिल रहा है फैमिली से या अदर देन फैमिली से, फ्रेंड्स के साथ या ऑफिस की तरफ से, उस पर कोई टैक्स नहीं है। अगर मेरी शादी नहीं हो रही फिर मुझे गोल्ड मिला तो टैक्स लगेगा। अब टैक्स लगता कैसे? एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। जब लॉन्ग टर्म 3 साल हम गिनेंगे, तो अगर मुझे किसी ने गोल्ड दिया है, जो मेरे परिवार में मेरे पुरखों का जनरली क्या होता है, वो 3 साल से ज्यादा पुराना होता है, तो लॉन्ग टर्म ही मानेंगे हम। तो उसके हिसाब से हमें इन्फ्लेशन का बेनिफिट भी मिलेगा और टैक्स रेट भी कम होगी। अब अगर वो टैक्स लग गया, मान लो कि फिर भी सब कुछ करने के बाद सोने की हमारी जो बढ़त है, जो फायदा है, वो इतना ज्यादा है कि उसमें गेन हमारा ज्यादा आ रहा है, तब हमें टैक्स बचाने के लिए इसको 2 उपाय करने पड़ते हैं। ये अभी मैं फिजिकल गोल्ड पे हूं, और उसके लिए हमें क्या करना है, अपने सोना बेचा तो मैंने घर खरीद लिया, जितने का बेचा तो मुझे कोई टैक्स नहीं लगेगा। गेन की बात नहीं कर रहा हूं, जितने, अगर मैंने 1 लाख का सोना बेचा और मैंने घर खरीद लिया है, वो अपने घर खरीदने में यूज किया है, तो टैक्स नहीं लगेगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे पास जो ऑप्शन है वो मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं गोल्ड बॉन्ड्स खरीद सकता हूं, वो अलग ऑप्शन है जब इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके आपको जो टैक्स सेविंग बॉन्ड्स हैं वो नहीं अलाउड है, आप सिर्फ घर खरीद सकते हो। तो ये ध्यान रखना है कि अगर मैंने सोना बेचा है तो एक सेक्शन 54F में अगर गेन आ गया है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में तो कोई ऑप्शन नहीं है, टैक्स पे करना पड़ेगा आपको स्लैब के हिसाब से। यानी कि 3 साल से पहले मैंने पिछले साल सोना खरीदा और मैं आज बेच रहा हूं, तो मेरे पुरखों ने भी नहीं दिया, मैंने खरीदा था, तो मुझे शॉर्ट टर्म गेन लगा और मेरे पास बचने का कोई उपाय नहीं है, मेरी स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। लेकिन अगर मेरा लॉन्ग टर्म है तो जो 20% टैक्स है वो भी बच सकता है बाय इन्वेस्टिंग इन हाउस। अब आ गया अदर देन फिजिकल गोल्ड, ये जो सोने की चमक है,
इसको भी हम कहते हैं। तो जैसे वो सोना किस लिए रखते हैं, वैसे तो सोना रखते किस लिए हैं, हम अपनी सुरक्षा के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, और कई बार हम समाज में अपने आप को स्टेटस सिंबल के लिए भी करते हैं, और शादी विवाह में इसको शुभ माना जाता है, या और कुछ हमारे जो सांस्कृतिक जो भी हमारे बिलीफ हैं, तो उसके लिए भी इसको शुभ माना जाता है। भगवान की पूजा अर्चना वगैरह में भी करते हैं लोग। तो सोना जो है अब फिजिकल के अलावा भी आपको डिजिटल फॉर्म में भी रखने को बहुत सारी ऑप्शंस आ चुकी हैं, लेकिन इन ऑप्शंस में आपके टैक्स का जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है, उनके नाम अलग हैं, उनके लिए टैक्स का ट्रीटमेंट अलग हो गया है। उसको हम बोलते हैं पेपर गोल्ड। जैसे एक फिजिकल गोल्ड जिसमें सोना मेरे हाथ में है या मैंने पहना है, और दूसरा है पेपर गोल्ड, यानी कि वो गोल्ड उसके पीछे एसेट है, रिटर्न्स भी उसकी गोल्ड जैसी ही हैं, लेकिन मैं फिजिकल गोल्ड होल्ड नहीं कर रहा, वो मेरे पास नहीं है, मेरे लॉकर में नहीं है। वो कैसे होता है, वो क्यों होता है? सरकार चाहती है कि हमें गोल्ड कम इंपोर्ट करना पड़े, क्योंकि उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज का जो बैलेंस है वो खराब होता है। तो उन्होंने उसमें कुछ फायदे आपको, हमको, सबको दे दिए कि आप गोल्ड को रखने ही है तो फिजिकल की जगह पेपर में रख लो, रिटर्न तो आपको गोल्ड की चाहिए ना। तो उसके लिए उन्होंने म्यूचुअल फंड में उसको ऐड कर दिया लोगों ने। इसी तरह से डेरिवेटिव्स होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, उसमें ऐड कर दिया कि आप जितना मर्जी ट्रेड कर लो, फिजिकल गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से उन्होंने क्या किया, गोल्ड सेविंग बॉन्ड है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बोलते हैं। तो सबसे अच्छा तो एक तो फिजिकल गोल्ड तो मैं रख ही सकता हूं, मैं इसे पहन भी सकता हूं, समाज में भी खुश हो सकता हूं और सुंदर भी लग सकता हूं। लेकिन अब फिजिकल गोल्ड के बाद जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो बेस्ट ऑप्शन है टैक्स के लिहाज से। क्यों? क्योंकि उसमें आपको जो मेच्योरिटी पर टैक्स है 0 है। हाँ, उसका होल्डिंग पीरियड 8 ईयर्स है। अगर आपने 8 साल से कम के लिए पैसा रखना है सोने में, तो शायद उसमें थोड़ा लिक्विडिटी का इश्यू है। हालांकि आज ट्रेड होना शुरू हो गए हैं ये बॉन्ड्स भी, पर इसमें रिटर्न्स अच्छी हैं, जो गोल्ड की रिटर्न है प्लस 2.5%। तो हम रिकमेंड करते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, अगर आपका लक्ष्य जो है इन्वेस्टमेंट का 8 साल के आसपास है, और 5 साल तो मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि 5 साल के बाद बेचने पे भी टैक्स नहीं लगेगा। पर 8 साल के बाद तो 0 टैक्स है, और कोई इसमें कैपिटल गेन की आपको समस्या नहीं सॉवरेन आएगी। गोल्ड बॉन्ड का तो मतलब फायदा हमने होता हुआ लॉन्ग भी टर्म। देखा है, जिन्होंने पहले चरण में 8 साल तक निवेश तो बम्पर कमाई भी होती हुई देखी है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में। लेकिन चलिए एक बार फिर से चर्चा को हम फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी पर ही लेकर आते हैं, क्योंकि आपने कहा कि अगर शादी पर सोना मिला है तो टैक्स फ्री है, पुश्तैनी सोना अगर बेचने जाते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जिसमें आपको इंडेक्सेशन का फायदा है। ठीक है, खुद अगर आपने सोना खरीदा है मान लीजिए 1 साल पहले 2 साल पहले, तो वो अवधि के हिसाब से बेचने जाएंगे तो आपको टैक्स लगेगा। अब मुझे आपसे ये जानना है कि जो गिफ्ट वाली बात भी है, अगर शादी ब्याह का कोई मौका नहीं है लेकिन हमें गिफ्ट मिला है, रिश्तेदारों से मिला है सोने का, दोस्तों से मिला है, तब भी क्या टैक्स लगता है जब हम बेचने जाएंगे? उसको बेचने के नहीं, मिलने के टाइम पर ही टैक्स लग जाएगा। जी आपको रिसीविंग पे टैक्स है। जी। अगर मेरा वो ब्लड रिलेटिव नहीं है, हाँ तो हाँ। मुझे, अगर वो मेरा दोस्त है या मेरा कोई ऑफिस वाला है, कोलीग है, वो मुझे वो गिफ्ट कर रहा है, या मेरा ब्लड रिलेटिव के अलावा भी हमारे दूर के कजन्स भी होते हैं, वो अगर है कोई, या मेरे दूर के मामा चाचा जैसे होते हैं ना कहीं, तो उसमें अगर मुझे कोई पैसा दे रहा है या गोल्ड दे रहा है, वो मेरा 50,000 से ज्यादा टोटल पूरे साल में, अगर 4 लोगों ने मिलकर के 15-15 का दिया तो 60,000 हो गया। यानी कि मुझे 60,000 मेरी इनकम में जुड़ जाएगा पूरा। अगर वो 51,000 वो तो 51, हाँ 49,000 है या 49,999 है, तो आपको टैक्स 0 है पूरे साल में। एक फाइनेंशियल ईयर की लिमिट सरकार ने रखी है 50,000। और ये केवल गहनों आप के अदर लिए देन है? रिलेटिव की बात कर रहा हूं मैं। जी सुधीर जी, ये केवल गहनों के लिए ही है? हम देखते हैं कि लोग तो सोने की घड़ियां वगैरह भी पहनते हैं, और भी तरह की एक्सेसरीज होती हैं, तो वो सब गहनों में ही आएगा? तो वो जो खरीद रहे हैं, हाँ। या कोई गिफ्ट ले रहे हैं, तो वो लिमिट 50,000 की ही है। वो ठीक है, 50,000 की है, सोने की अदर है देन तो रिलेटिव की 50,000। बात कर ओके। रहे हैं। अब अगर उसको बेचेंगे तो 50,000 माइनस हो जाएगा। मान लो मैंने 1 साल बाद बेचा 60,000 का, तो 10,000 मेरी इनकम में ऐड होगा जब हम बेचेंगे। पर रिसीव करने पे भी टैक्स लगा दिया सरकार ने। मैं इस बात पर ज्यादा ध्यान दिला रहा हूँ, कई लोग इसको डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। हाँ। अब जब सरकार करेगी इसको, नोटिस बिल्कुल नहीं, भेजेगी। मैं उसी पर आने वाली थी, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है ना, क्योंकि तो वो डिक्लेयर ही नहीं कर पाते हैं। तो ये डिक्लेयर आप कैसे करें जब आपको इस तरह का सोना मिल रहा है जिसकी वैल्यू 50,000 या उससे ज्यादा है?
आपको जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो जो भी आपके टैक्स एक्सपर्ट्स हैं या आप खुद कर रहे हैं, एक सेक्शन 56 है जो इनकम अदर सोर्सेज से हम जिसे में डिक्लेयर करते हैं, उसमें अपनी इनकम में ऐड करो, और जो आपका स्लैब है 30 है 20 है जो भी स्लैब है उसमें ये इनकम ऐड हो जाएगी। और मुझे लगता है जिस सरकार के पास जो डाटा कलेक्शन आती जा रही है AIS में, कोई दिल दूर नहीं है कि वो खुद ही आपको दिखा देंगे कि आपको गिफ्ट मिला है, और या किसी ने तो खरीदा ना, जिसने खरीदा है उसको पकड़ेंगे, कहीं गया कहां भी वो गिफ्ट। तो ये इसका कुछ ना कुछ इंतजाम होगा आने वाले समय में। आजकल तो आप सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ डालते उसी में सवाल पूछ लेंगे, सोने की घड़ी या ये सोने का जो आपने डाला है इसकी डिक्लेयर करो, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए हमारी लिमिट रखने की कितनी है। 500 ग्राम है एक मैरिड वुमेन के लिए, 250 ग्राम्स है एक अनमैरिड वुमेन के लिए, और के लिए तो सिर्फ 100 ग्राम की लिमिट है। इसके ऊपर अगर आपने अनडिक्लेयर्ड सोना रखा हुआ है और उसका कभी इनवाइस नहीं मिला तो 75% टैक्स लगेगा। 75 मतलब 100 रुपए का सोना है तो 75 रुपए टैक्स, 1 लाख का सोना है तो 75,000 टैक्स प्लस पेनल्टी इंटरेस्ट एटसेट्रा। तो इसलिए अगर मैंने कोई अनएक्सप्लेन्ड सोना रखा हुआ है, छुपा करके लोग 2 नंबर के पैसे को सोने में कन्वर्ट करके भी रखते हैं, ये भी कोई ऐसा नहीं जैसे प्रॉपर्टी में कैश थोड़ा बहुत है तो सोने में भी अभी है। अभी ऐसे नोटबंदी के बाद पैसा खत्म नहीं हो गया, वो कहीं ना कहीं सोने के रूप में भी लोगों ने रखा है। जिस दिन किसी के यहाँ सर्वे सर्च किया डिपार्टमेंट ने और वो मिला और इस लिमिट से ज्यादा है और उसने उसकी खरीद की या अपने परिवार में कभी खरीद की बिल नहीं दिखा पाया या उसको जायज अपनी इनकम से नहीं मैच कर पाया, तो उसके लिए भी एक सेक्शन 69 बना हुआ है जिसे अनएक्सप्लेन्ड इनकम या अनएक्सप्लेन्ड एसेट कहते हैं। और उसकी जो टैक्स रेट है वो 10-20% नहीं होती है, वो सीधा ही 60% है प्लस सरचार्ज 25%, मतलब उसमें ज्यादा है। तो आपका जितना गोल्ड है वो सब ले जाएगी सरकार बेसिकली। तो सुधीर जी ये बात बताइए, अभी फिजिकल गोल्ड को क्या हम ई गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ जी, बैंकों में आजकल ये स्कीम आ गई है, इंश्योरेंस कंपनीज इसमें हेल्प कर रही हैं। पर वो जैसे आपकी एक ना चीजों को कब हमें जरूरत है इसका थोड़ा सा आकलन कर लेना चाहिए कि मुझे 2 साल बाद चाहिए, 5 साल बाद चाहिए। तो कई बार हम चीजों को अननेसेसरी, जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी की एक ना जुनून है, एक मिसबिलीफ है, मुझे पैसा सारा हाथ में चाहिए। मैं तो जितने लोगों से बात करता हूं उनको सबको ऐसा लगता है सारा पैसा मेरे हाथ में चाहिए ही आपको 10 साल बाद है। उसको गोल्ड बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे तो आपको 2.5% इंटरेस्ट भी मिलेगा और आपको टैक्स भी 0 लगेगा। इधर जब भी बेचोगे तो ई गोल्ड को भी बेचोगे तो टैक्स थोड़ी बचेगा, टैक्स तो लगेगा। तो इसलिए उसको बचाना चाहिए कि आज मैं जितना कर सकता हूं। और एनआरआई के लिए इससे भी ज्यादा परेशानी है। अगर आप एनआरआई होने जा रहे हैं, मान लो अभी हैं, या तो आप गोल्ड बॉन्ड तो नहीं खरीद सकते, वो सरकार ने हमारे रेजिडेंट भाई बहनों के लिए रखा हुआ है। तो अगर आपने एनआरआई कोई घर में बन गया है या तो वो अपनी फैमिली नाम से रख सकता है गोल्ड बॉन्ड्स में। हम उसको ज्यादा पसंद करते हैं टैक्स के लिहाज से भी, सेफ्टी के लिहाज से भी। और इसका एक फायदा ये है, जैसे हम कहते हैं ना, वेराइटी इज नेसेसरी फॉर स्पाइस इन लाइफ, एक पुरानी कहावत है, सब कुछ होना चाहिए। तो कुछ लोग अगर नहीं रख रहे हैं तो उनको इसे पोर्टफोलियो के हिसाब से रखना चाहिए। टोटल एसेट का 10% हमारा रिकमेंडेड होता है कि आप गोल्ड में रखो, क्योंकि अगर आप 2022 में देखोगे तो इक्विटी वगैरह जो भी बाकी चीजें हैं इसने स्टेबल रिटर्न दी है। हर साल ऊपर नीचे होता है, कभी इक्विटी अच्छी है, कभी प्रॉपर्टी अच्छी है, कभी गोल्ड अच्छा है। तो इसको 5 से 10% तो होना ही चाहिए, चाहे आप उसको किसी और रूप में, तो फिर गोल्ड बॉन्ड सबसे अच्छा है, या फिर फिजिकल गोल्ड जहां हम उसको यूज करना चाहते हैं अपने समाज के हिसाब से। चलिए सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला, इतने विस्तार से सोने की ज्वेलरी पर लगने हुए टैक्स के पेज को समझाया। और इसी नोट पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारे फाइनेंशियल प्लानर्स जो कि करेंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। और अभी भी अगर आप शो देख रहे हैं तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, और यूट्यूब पर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद।